इंटीग्रेशन नाम तो सुना ही होगा। यस, इतना पॉपुलर टॉपिक है, लेकिन हमेशा एक बात मन में आती होगी, यार ये इंटीग्रेशन होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स दीदी। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, यानी कि आप कह सकते हो कि ये है इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर आप एकदम बेसिक से इंटीग्रेशन समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि सबसे कम टाइम में हम लोग ऐसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन कि एक एक बच्चा समझेगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ प्रोसीजर की, कि इंटीग्रेशन प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यानी कि जितना आपके लिए काम का है। तो देखिए, बहुत पहले स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था कि अगर आपको कुछ x को ऐड करना हो, कुछ वैल्यूज को ऐड करना हो, x1, x2, x3, xn को आपको ऐड करना हो, तो आप लिखते थे ये वाला साइन, जिसे कहते हैं समेशन या सिग्मा। x1 से लेकर xn तक अगर तुम्हें ऐड करना है तो तुम इन सब प्लस की जगह ये यूज कर सकते हो समेशन, और इन सारे x की जगह तुम xi लिख सकते हो, जहां xi इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिखेंगे समेशन xi या सिग्मा xi i इक्वल टू 1 to n, ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब होता है सम। समहाउ इट इज एडिशन, यानी कि सम। ठीक है, लेकिन यहाँ एडिशन नंबर्स का हो रहा है, टर्म्स का हो रहा है, नंबर्स का हो रहा है, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स में हो चाहे या कहीं पे भी हो। लेकिन अगर इसी तरह का एडिशन हमें फंक्शंस में करना हो, हमें कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करना हो, तब ये सिग्मा काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो नंबर्स के लिए होता है। हमें अगर फंक्शंस को ऐड करना हो, एडिशन करना हो, तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सम, अभी देखिए इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है सम, अब और स्ट्रेच कर दिया है सम। क्या मतलब समझ में आया? कि जो सम का एस होता है वही होता है इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन साइन कुछ और नहीं बल्कि एस है। तो इस इंटीग्रेशन साइन का मतलब होता है एडिशन ऑफ किसका? एडिशन ऑफ फंक्शंस, एडिशन ऑफ फंक्शंस। हमें अब फंक्शंस को ऐड करना है। अब अगर आप ये पूछोगे कि यार ये फंक्शन क्या है, तो कौन नहीं जानता है, कौन सा मैथ स्टूडेंट एक फंक्शन नहीं जानता है? हर जगह फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमें इसी तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, यानी कि उनका एडिशन करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के पहले पार्ट में आपको एक छोटी सी चीज जाननी होगी कि जो इंटीग्रेशन है ना, ये डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, बोले तो उल्टा है। जैसे कि मान लो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है fx, ठीक है, और इसको तुम डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन बदल जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव है मान लो कैपिटल fx, फंक्शन बदल गया, स्मॉल fx का डेरिवेटिव क्या है? कैपिटल fx। तो एक थ्योरम है, जिसने भी इंटीग्रेशन बनाया था उसने एक थ्योरम दी थी, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। वो कहते थे कि अगर fx का डेरिवेटिव कैपिटल fx है, तो इस कैपिटल fx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा, समझे? a का डेरिवेटिव b, तो b का इंटीग्रल a, दैट्स इट। यही सब कुछ होने वाला है। टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल। भाई ये सब क्या है? इंटीग्रल का मतलब एडिशन, लेकिन कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है जब हम ये मालूम ना हो, सिर्फ हम इंटीग्रेशन साइन लगाएं, वो फंक्शन लिखे जिसे इंटीग्रेट करना है, साथ में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये फंक्शन x का है। तो अगर हम dx लिख दें, यानी कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो तीन चीजें लिखेंगे। इंटीग्रेशन साइन, ये तो आप पहचान ही गए होंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो ये कहलाता है इंटीग्रैंड। क्या कहलाता है? इंटीग्रैंड। तो ये dx क्या बताता है? dx बताता है कि भाई डिफरेंस इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा इस फंक्शन का इंटीग्रल। समझ में आ रही बात? ये क्या कहलाएगा? इस फंक्शन का इंटीग्रल। यानी कि आपको जब भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो आपको इंटीग्रेशन साइन लगाना है, किसे इंटीग्रेट करना है वो लिखना है, फिर साथ में dx लिखना है। लेकिन अगर ये फंक्शन साइन थीटा है तो फिर यहाँ पे dx नहीं लिखना है, d थीटा लिखना है। अगर ये फंक्शन आपका log t है तो फिर यहाँ पे dt लिखना है। तो क्या समझ में आया कि जैसा फंक्शन होगा d के साथ वो वेरिएबल होगा, dx, d थीटा, dt कुछ भी हो सकता है, बस डिपेंड करता है कि फंक्शन कौन से वेरिएबल का है। ठीक है, ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल।
अब अगर हम इस इंटीग्रल में लिमिट लगा ले a से b तक, जैसे कि यहाँ लगी हुई है इंटीग्रेशन साइन, और इंटीग्रेशन साइन के एंड में a से b लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका एडिशन करना तो है a से शुरू करके b तक, फ्रॉम a टू b, a से शुरू करके b तक का ही करना है। तब इस इंटीग्रल को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी इसका हम, जैसे सपोज हमने फंक्शन को इंटीग्रेट किया, लिमिट रख दी, सब कुछ कर लिया, तो इसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट होगी। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा आंसर जो होगा वेरिएबल की फॉर्म में होगा, इसलिए हमें एक कांस्टेंट, जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड करेंगे। ये c क्यों ऐड होगा, इसका भी एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है। फिलहाल इतना जान लीजिए, क्योंकि ये इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक ही करना है, इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, एक अननोन कांस्टेंट ऐड करते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट इसे यहाँ पे कहते हैं। तो इंटीग्रेशन दो टाइप के हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोले तो विदाउट लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल बोले तो इंटीग्रेशन विद लिमिट। ठीक है, तो चलिए हम और आप समझते हैं इंटीग्रेशन की कहानी। सबसे पहले सबसे आसान, सबसे इजी फॉर्मूला इंटीग्रेशन का पावर रूल। मैं आपको एकदम से पूरे फॉर्मूले बताने नहीं चाह रही हूँ, एक एक करके हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए बच्चों की पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे आप डिफरेंशिएशन का पावर रूल पढ़े थे ना, कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे आप पढ़े थे कि भाई पावर कुछ भी हो, पावर नीचे आ जाएगी, फिर एक पावर कम हो जाएगी, ऐसा पढ़े थे आप। और पूरे जगह डिफरेंशिएशन में हमने यही पावर रूल का यूज़ किया, खूब भर भर के। वैसे ही इंटीग्रेशन में हमें इस पावर रूल का यूज़ करना है। जब भी x के ऊपर कोई पावर देखना तो ये फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा। x की पावर, याद रखिए डिफरेंशिएशन में पावर घटती थी, लेकिन यहाँ पावर बढ़ेगी। दरअसल ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। तो जो वहाँ पे घटता था यहाँ बढ़ेगा जरूर, जो वहाँ मल्टीप्लाई होता था यहाँ डिवाइड होगा, अगर वहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होना तय है। तो देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड करना बिल्कुल जरूरी है। स्टार्टिंग में आप भूल सकते हो, लेकिन भूलना नहीं है। तो पावर रूल की हेल्प से चलिए समझते हैं कि x का इंटीग्रल क्या होता है। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ x? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पावर तो कुछ दिख नहीं रही है, तो आप 1 लिख सकते हो। अब x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ n की जगह क्या है? 1 है, तो x की पावर 1 है n, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 होता है, 2 अपॉन 2 प्लस c। क्या मतलब समझ में आया कि भाई इंटीग्रल ऑफ x जो है वो होता है कितना? x का इंटीग्रल आज से याद रखिए कितना होता है? x स्क्वायर बाई 2 होता है। इंटीग्रल ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2। कैसे हुआ? पावर रूल से हुआ। ठीक है, और सिर्फ x नहीं, x की किसी भी पावर को हम लोग इसी रूल से इंटीग्रेट करते हैं। कौन से रूल से? पावर रूल से। ठीक है, जब भी x के ऊपर पावर देखना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर? अब यहाँ पे मैंने पावर चेंज कर ली है। व्हाट इज पावर हियर नाउ? पावर इज 2। अभी पावर 2 है, तो n का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। तो इसका इंटीग्रल हो x की पावर 2 प्लस 1 n प्लस 1, तो यहाँ पे होगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल समझ आया? चलिए, तो ये मेन फॉर्मूला है हमारा। कौन सा वाला? मेन फॉर्मूला है हमारा ये। और अब हम लोग इसका यूज करेंगे अदर क्वेश्चंस में। सारे क्वेश्चंस में हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस, लाइक x की पावर 4 का इंटीग्रल। पावर रूल लगाएंगे, x की पावर 4 प्लस 1 यानी कि 5/5 प्लस c। जो भी पावर है वो एक बढ़ जाएगी और उसी बढ़ी हुई पावर से
डिवाइड करना है। चलिए अब यहाँ पे बहुत हुआ सिंपल पावर। अब पावर मैंने नेगेटिव ले ली है, क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं? क्या इसमें पावर रूल लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। ये वाला रूल हम लोग यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो x की पावर -2 + 1, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये रूल लग रहा है, प्लस c। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1। तो ये आ जाएगा आपका माइनस पावर, और x की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो इतना हो जाएगा -1/x प्लस c। ठीक है। तो देखिए हम जितने भी क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं उस सब में पावर रूल लगने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग पावर रूल डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको अभी फिलहाल एक ही फॉर्मूला बताया है और उसी पे हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने कहा ना, जिसे भी इंटीग्रेशन सीखना है एकदम जीरो से, तो फिर वो अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ सकता है और स्टार्ट कर सकता है हमारे साथ ईजी तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करना। अब देखिए, जब भी कोई पावर मतलब रूट है तो उसको आप पावर में बदल सकते हो ना, हर एक फंक्शन को पावर में बदल लेना। तो x की पावर हाफ, तो हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ रूट का मतलब हाफ होता है। अब ये वाला रूल लगाएंगे, x की पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1 प्लस c, यानी कि x की पावर हाफ + 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। उसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 3/2 जो कि नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c। तो रूट x का इंटीग्रल होता है 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे हमें इंटीग्रेशन करना है। सब समझेंगे इंटीग्रेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। कुछ यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप बोलोगे यार ये तो अभी एकदम स्टार्टिंग है, इंटीग्रेशन तो बहुत मुश्किल भी है। तो भाई आप उस सीढ़ी तक तब पहुँचोगे जब छोटी सी सीढ़ी से स्टार्ट करोगे। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप सीखेंगे, फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे और एक दिन वो भी बहुत आसान होगा, बिलीव मी। इसकी पावर -3/2 dx। आई, हमें अपने इंटीग्रल को आई सपोज कर लेंगे। अब x की पावर n, ये n है, ये है तुम्हारा n। ये वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? लगाएंगे रूल, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब पावर अगर नेगेटिव हो तो उस हिसाब से सॉल्व करना है। 2 LCM -3 + 2 अपॉन -3 + 2 अपॉन 2। तो अब ये क्या हो जाएगा? x की पावर -3 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/2 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक है, अब इसको लेके जाओ ऊपर। तो ये आपका i हो जाएगा, इसको ले जाओ ऊपर तो -2, फिर x की पावर -12 का मतलब क्या हुआ कि नीचे आएगा ये, तो √x हो जाएगा। ठीक है, तो x की जितनी भी पावर हो सकती थी, पॉजिटिव नेगेटिव रूट, हमने प्रैक्टिस कर ली है और आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट रूल। ठीक है, तो बच्चों कांस्टेंट रूल के 2 पार्ट होते हैं। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट रूल के 2 पार्ट होते हैं। पहली बात तो ये कि अगर कांस्टेंट अकेला है तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वाज 0, यही होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में हम लोग कुछ टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और वो एडिशन तो 0 नहीं हो सकता ना, कोई कांस्टेंट ही होगा। मतलब कुछ आएगा ही, टर्म आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा, बट 0 नहीं होगा। तो k का इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में आएगा, kx + c। अगर हमें इंटीग्रेट करना हो 2 को तो आएगा 2x + c। अगर आप 3 को इंटीग्रेट कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में था तो x आ गया था,
तो यहाँ पे आएगा 3t+c। लेकिन आप पूछोगे कि यार ये क्यों हो रहा है, तो अब हम समझाते हैं कि क्यों हुआ होगा, x क्यों आ जाता है उसमें, 0 क्यों नहीं हो जाता है। तो होता ये है कि जैसे अपन लोग k को इंटीग्रेट करें और कोई वेरिएबल है नहीं, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसको x के पास 0 लिख सकते हैं। मतलब 1 है, k का मल्टीपल 1 है, तो x के पास 0 लिख सकते हैं। अब इसमें पावर रूल लगाओ इंटीग्रेशन में, तो k जो है इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना है अभी, x की पावर 0 का। तो x की पावर 0 का इंटीग्रल होगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c। यही पढ़ा था ना पावर रूल में। तो k और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0 + 1 यानी x की पावर 1। तो इस तरह से यहाँ से x आ जाता है। तो अब से याद रखिए कि व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट k, kx + c। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ 2x + c, अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट रूल का पार्ट 1। यहाँ पे मैंने इसे प्रूव कर दिया है, आपको याद रखना है। और कांस्टेंट रूल का पार्ट 2 क्या है कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर निकल जाएगा और आपको सिर्फ फंक्शन f(x) का इंटीग्रेशन करना होगा। तो यह है कांस्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट इंटू x + c, और अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइड पार्ट के बाहर हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लेता है कांस्टेंट। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो जैसे कि आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो 6 होते हैं, लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं। बाद में धीरे धीरे हमें सारे फंक्शन के इंटीग्रेशन मालूम चल जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम कुछ ही का इंटीग्रेशन जानते हैं। अब आप पूछोगे ये क्यों, डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है बताओ। डेरिवेटिव ऑफ 10x इज sec² x होता है, और इसलिए तुम sec² x को इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रल ऑफ sec² x कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा प्लस c। समझ आई बात। तो क्या समझ आया कि हम उसी फंक्शन को इंटीग्रेशन जानते हैं जो फंक्शन किसी का डेरिवेटिव है। ठीक है, बस इतनी सी बात है यहाँ पे जो आपको समझनी है। तो अब हम फॉर्मूले जो हमें मालूम है इंटीग्रेशन, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूले पता है वो लिखते जाते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स का। सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहला साइन एक्स का इंटीग्रल। तो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है -cos x + c। ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर आते हैं दूसरे फॉर्मूले में, इंटीग्रल ऑफ cos x। cos x का इंटीग्रल होता है sin x + c। ठीक है, साइन का -cos एंड cos का sin + c। दो फंक्शन के समझ आ गए इंटीग्रेशन। तो ये दोनों इंटीग्रल्स होते हैं। आते हैं तीसरे फॉर्मूले में। तीसरा फॉर्मूला हमें पता है sec² x का। ठीक, आप पूछोगे 10x का क्या होता है। 10x का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नहीं जानते। डायरेक्ट बाद में इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन से निकालेंगे, बट राइट नाउ वी डोंट नो इंटीग्रल ऑफ 10x। तो sec² x का डेरी इंटीग्रल होता है 10x। क्यों? क्योंकि आपको मैंने अभी समझाया कि 10x का डेरिवेटिव होता है sec², इसलिए sec² x का इंटीग्रल 10x + c। फिर आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। नेक्स्ट है sec x 10x। sec x 10x का इंटीग्रल बताइए। sec x 10x किसका डेरिवेटिव होता था? sec x 10x डेरिवेटिव होता था sec x का, और दैट्स वाई sec x 10x का इंटीग्रल होता है क्या, sec x + c। तो ये 4 फंक्शंस हो गए, 4 फॉर्मूले हो गए। आते हैं अब हम लोग 5वें फॉर्मूले में, 5th फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ cosec² x। आपको याद है cosec² x माइनस cosec² x किसका डेरिवेटिव होता था? cot x का डेरिवेटिव होता था -cosec² x। तो अब यहाँ माइनस तो नहीं है, तो माइनस उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, -cot x + c। तो cosec² x का इंटीग्रल होता है -cot x + c। फिर आते हैं 6वें फॉर्मूले में, cosec x × cot x।
आपको याद है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स किसका डेरिवेटिव होता था? कोसेक एक्स का होता था। तो अब माइनस उधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। तो ये हो गया आपका छठवां फार्मूला। तो पावर रूल समझ आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स पता चल गया आपको। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा है ना। इसलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स होगा प्लस सी। इसी तरह से ये किसका डेरिवेटिव है? कॉस इनवर्स एक्स का, इसलिए इसका इंटीग्रल हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था? टेन इनवर्स एक्स का, इसलिए इसका इंटीग्रल होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस आ जाए तो ये किसका होता है? कॉट इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये हमने एज अ रिवर्स प्रोसेस फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है, इसका डेरिवेटिव प्लस रहेगा। अगर सेम चीज़ें लिखी हैं, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस रहेगा तो ये होता है सेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रल, और अगर माइनस आ जाए तो ये होता है कॉस इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का। तो और माइनस आ जाए तो हो जाता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो गए 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले फॉर्मूले, तो इन्हें भी याद रखना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि यार पावर रूल में कि x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस सी, पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला हमेशा लगता है, लेकिन एक कंडीशन है कि इस फॉर्मूले में n जो है वो n हम कुछ भी हो सकता है, लेकिन n बस -1 नहीं होना चाहिए। अब सवाल आपके मन में उठता है कि यार अगर n-1 ही हो जाए तो क्या होगा? अगर n-1 हो जाए x पे तो x का इन्वर्स बन जाएगा, यानी कि 1/x हो जाएगा। तो 1/x के लिए सेपरेट फॉर्मूला होता है, 1/x का इंटीग्रल होता है log mod x प्लस सी। ये मॉड क्यों लगा है? क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है। तो जो भी हम x ले रहे हैं हम उसको पॉजिटिव कर लेना चाहते हैं, इसलिए मॉड लगाते हैं। लेकिन अगर जो आपका x है वो आपको पहले से ही पॉजिटिव दिख रहा है, जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रल होता है log mod x प्लस सी। ये हो गया 1/x। अच्छा, अब एक ऐसा फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में नहीं बदलता। क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वही होता है जो इंटीग्रल होता है? यस, एक फंक्शन है जो है e की पावर x। e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है, और आपको याद होगा इसका डेरिवेटिव भी यही होता था, लेकिन इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस सी लगाना है। ठीक है, लगे हाथ e की पावर -x का भी देख लेते हैं। e की पावर -x का e की पावर -x ही होता है, लेकिन एक माइनस सामने आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x, कांस्टेंट के ऊपर x हो तो उसका इंटीग्रल क्या आता है? तो उसका इंटीग्रल होता है a पावर x अपॉन log e बेस a प्लस सी। ये फॉर्मूला कम यूज़ होगा, लेकिन यूज़ हो सकता है, इसलिए आप जाने रहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, 1/x हो गया, और फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए। चलिए फॉर्मूले के बाद थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेट कैसे करते हैं। इसके पहले कि हम सीधे क्वेश्चन चालू करें, एक छोटा सा और रूल याद रखिएगा कि अगर हमें जिसका इंटीग्रेशन करना है उसमें कई बार फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, मान लो पहले पार्ट में, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाता है, और इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन f(x) का होता है, प्लस फिर दूसरे पार्ट में भी इंटीग्रेशन जाएगा, यानी इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है फंक्शंस के बीच। फिर k2, फिर क्या होगा, इसके पास भी इंटीग्रेशन जाएगा। अब इसके पास जब जाएगा तो फिर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? gx का होगा। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इंटीग्रल्स। तो जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर होगा, और अगर प्लस माइनस लगा हुआ है तो इंटीग्रेशन साइन सबके पास अलग अलग जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इस रूल को हमें यूज करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले याद रखिए इंटीग्रेशन का मेन जो प्रोसीजर होती है, उसमें जो भी हमें फंक्शन या क्वेश्चन दिया है, पहले हम लोग उसको आई सपोज कर लेते हैं, यानी हमारा इंटीग्रल को हमने नाम दे दिया आई का, हमें आई की वैल्यू निकालनी है।
अब यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, तो इंटीग्रेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके साथ, तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स और साथ में dx भी आएगा, प्लस 3 बाहर, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x। इंटीग्रल साइन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस कॉस एक्स प्लस 3। अब हम लोग कॉस एक्स का क्या इंटीग्रल जानते हैं? साइन एक्स। मतलब जो तुम फॉर्मूले याद किए हो उसे यूज कर लेना, प्लस ई की पावर एक्स का क्या पढ़ा है? ई की पावर एक्स ही पढ़ा है, प्लस कोई कांस्टेंट सी। ये क्या आ गया? यही है हमारे इस फंक्शन का इंटीग्रल। देखिए कितना आसान है, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी हमें ऐसे ही फंक्शंस दिए रहेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें याद है, समझ गए? अभी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसे तुम्हें याद नहीं है। अब मुझे सडनली एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जिसका हम इंटीग्रल नहीं जानते हैं। हम अगर हम फॉर्मूले में याद करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम नहीं जानते हैं। तो अब चालू होगा सोचने का सिलसिला। अब हम सोचेंगे कि क्या हम इसे किसी ऐसे पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता हो। तो तुम सोचोगे कि यार अगर हम लोग tan स्क्वायर एक्स को लिख दें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अभी हम tan स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल जानते हैं और 1 का भी जानते हैं, तो एटलीस्ट अब हम इंटीग्रेशन कर सकेंगे। इसलिए इसको इसमें लिखना है और पूरे इंटीग्रेशन में यही होने वाला है। एक क्वेश्चन है, उसको तुम कुछ चेंज कर करके उस फॉर्म में बदलोगे जिसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है। दैट्स ऑल, यही होने वाला है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? कर देते हैं इंटीग्रेशन इसका। पहले इंटीग्रेशन साइन अलग अलग कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 1 के पास भी जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? tan x होता है। 1 का इंटीग्रल क्या होता है? x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रल x। पावर रूल से आप आसानी से इसे प्रूव कर सकते हो, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये देखिए tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आ गया। समझ में आ रही है बात आपको? कि हमें कई बार ऐसा भी होगा कि मतलब जो क्वेश्चन दिया होगा वो उस फॉर्म में नहीं होगा जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है, तो हम इसको बदलेंगे उस फॉर्मेट में जिससे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब सपोज हमें इंटीग्रेट करना है √1 प्लस साइन 2x का, तो जब तक ये रूट से फ्री नहीं होगा हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब इसे रूट से कैसे निकालें? हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस हम साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, और बाहर है dx। अब ऐसा क्यों किया? ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए अंदर और रूट से फ्री हो जाए। तो देखिए अब ये होल स्क्वायर बन गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया है आपका साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल, आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये वो फॉर्मेट है जिसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो नाउ लेट्स इंटीग्रेट साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। एंड व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स? साइन एक्स होता है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये आ गया आपका आंसर। कई बार क्या होगा कि हमें पहले नहीं समझ आएगा क्या करना है, लेकिन हम धीरे धीरे से अपने फंक्शन को सॉल्व करते जाएंगे और उस फॉर्मेट में लाएंगे जिसे हम इंटीग्रेट कर सकें। ये था इंटीग्रेशन का पहला पार्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट। होपफुली आपको समझ आया होगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।